हस्को विलेज पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हस्को के कार्यों का किया अवलोकन। बोले स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में हो रहा काम। स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही सरकार। लघु उद्योगों के लिए चलाई जा रही कई योजनाएं। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पहुंची खेल मंत्री रेखा आर्य। व्यवस्थाओं का लिया जायजा। फैली व्यवस्थाओं को लेकर जताई नाराजगी। अधिकारियों को दी हिदायत। जल्द से जल्द व्यवस्था दुरुस्त करने के दिए निर्देश। 24 अप्रैल को बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष करेंगे बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्रियों के साथ करेंगे मीटिंग। बैठक में हारी हुई विधानसभा सीटों पर होगी चर्चा। उत्तराखंड सरकार की बड़ी प्रशासनिक सर्जरी। 7 आईएएस 2 पीसीएस अधिकारियों के किए तबादले। मयूर दीक्षित बने रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी। नरेंद्र सिंह भंडारी बने जिलाधिकारी चंपावत। और उत्तराखंड में धू धू कर जल रहे जंगल। विपक्ष का आरोप। जंगलों की आग को लेकर गंभीर नहीं सरकार। भाजपा बोली कांग्रेस को इस पर नहीं करनी चाहिए राजनीति। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश जोशी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि देहरादून से है, जहां धामी सरकार ने बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है। 7 आईएएस और 2 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। मयूर दीक्षित को जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग बनाया गया है, तो वहीं नरेंद्र सिंह भंडारी जिलाधिकारी चंपावत बन गए हैं। अभिषेक रोहेला जिलाधिकारी उत्तरकाशी बन गए हैं, तो मनोज गोयल आयुक्त नगर निगम देहरादून बना दिए गए हैं। रंजना परियोजना निदेशक शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी उत्तराखंड बनाई गई हैं, तो वहीं विनीत सिंह तोमर को प्रबंध निदेशक परिवहन निगम उत्तराखंड बना दिया गया है। धीरज सिंह प्रबंध निदेशक कुमायूं मंडल विकास निगम बनाए गए हैं, तो वहीं उपाध्यक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण नैनीताल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कैलाश जोशी जुड़ गए हैं देहरादून से। कैलाश जी, एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है, यहाँ पर क्या जानकारी है, विस्तार से बताइए। बिल्कुल दिव्यांश, आपको बताना चाहूंगा कि धामी सरकार का जो पार्ट 2 ये आज हुआ है, जिसमें नौकरशाही को लेकर बड़ा फेरबदल यहाँ पर किया गया है, जिसमें जो है 7 आईएएस और 2 पीसीएस अधिकारियों के यहाँ पर तबादले किए गए हैं। आईएएस अधिकारियों में अगर हम बात करें मयूर दीक्षित की, तो मयूर दीक्षित को जिला उत्तरकाशी से जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग दिया गया है। नरेंद्र भंडारी को प्रबंध निदेशक कुमाऊं मंडल विकास निगम और उपाध्यक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के रूप अतिरिक्त प्रभार से हटाकर जिलाधिकारी चंपावत बनाया गया है। वही अगर आईएएस अभिषेक रोहेला की बात करें, तो उनको जिलाधिकारी उत्तरकाशी व जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग मनोज गोयल को नगर निगम देहरादून लाया गया है। प्रशासन ने एक बार जो है फिर यहाँ पर बड़ा उलटफेर किया है। अधिकारियों की जो कार्यप्रणाली है, उसको देखते हुए मुख्यमंत्री जिस प्रकार बैटिंग उत्तराखंड में कर रहे हैं, ताबड़तोड़ बैटिंग मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। और लगातार अब अमूमन ये देखने को मिल रहा है कि मुख्यमंत्री लगातार जो है, अभी कुछ दिनों पहले भी जो है मुख्यमंत्री ने आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के स्थानांतरण किए। अब ये जो लिस्ट है, ये जिलाधिकारियों की जो लिस्ट है, उस निकल कर सामने आई है। कैलाश जी, आपसे जानना चाहेंगे, अचानक से इस प्रशासनिक सर्जरी के पीछे का कारण क्या है? देखिए, अगर बात करें प्रशासनिक फेरबदल की, तो एक तरफ 4 धाम यात्रा यहाँ पर चालू होने वाली है। दूसरी ओर जो विकास का मॉडल लेकर मुख्यमंत्री धामी चल रहे हैं, उस विकास के मॉडल में जो अधिकारी खड़े नहीं उतर रहे, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री की सख्त हिदायत है कि जो अधिकारी अच्छा कार्य करेंगे, उनकी पीठ थपथपाई जाएगी, और जो अधिकारी काम नहीं करना चाहते, जो काम में हीला हवाली करते हैं, उन अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। उसी के चलते लगातार जो विकास का रोड मैप मुख्यमंत्री के द्वारा बनाया गया है, उसको लेकर मुख्यमंत्री बिल्कुल सख्त है और लगातार अधिकारियों के स्थानांतरण हो रहे हैं। और आगे भी अभी जो जिला स्तर पर अभी ये स्थानांतरण हुए, और भी कई ऐसे अधिकारी हैं जिनका स्थानांतरण जो है आने वाले दिनों में हो सकता है। कैलाश जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़ी खबर है उत्तराखंड के देहरादून से, जहां बड़े स्तर पर प्रशासनिक सर्जरी हुई है, तबादले किए गए हैं।
बढ़ते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के शुक्लापुर के हैस्को पहुंचे, जहां उन्होंने हैस्को के संस्थापक पद्म भूषण विजेता डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी से मुलाकात की। पर्यावरणविद और समाज सेवी के कामों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने जल संचय और प्रकृति के लिए किए जा रहे कामों की तारीफ की। हैस्को के कामों से रोजगार बढ़ने की भी बात कही और कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार पर विशेष ध्यान दे रही है। स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग पर ध्यान दिया जा रहा है। बाजपुर के एसडीएम कार्यालय में एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने अवैध अतिक्रमण को हटाने और क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुचारू कराने को लेकर स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने जनप्रतिनिधियों से प्रशासन को सहयोग करने की बात कही। आपको बता दें कि बाजपुर में व्यापारियों के द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण से यातायात व्यवस्था बदहाल हो रही है, जिससे लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बैठक में एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने जनप्रतिनिधियों से प्रशासन को सहयोग करने की अपील की। वहीं एसडीएम राकेश तिवारी ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को नगर में मुनादी करके लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यातायात व्यवस्था को दुरुस्त कराने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा और यदि इसके बावजूद भी लोग नहीं मानेंगे तो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बैठक में ये तय किया गया कि जो हमारा ये बाजपुर शहरी क्षेत्र है, विशेष तौर पे इसमें किसी प्रकार का जाम न लगे, आवागमन सुचारू रहे। जो सड़क के किनारे या दुकानों के आगे ठेले वगैरह, फड़ वगैरह लग जाते हैं, उनको व्यवस्थित किया जाए और इसके साथ साथ ई जो रिक्शा हैं उनका समाधान निकाला जाए। आश्वासन दिया गया कि हम इसमें अनाउंस करवा दिया जाए और अनाउंस के बाद हम इसमें कोशिश करते हैं और 1-2 दिन में इसमें ड्राइव चलेगा और ड्राइव के पश्चात जो नहीं मानेंगे उनको साथ जो है उसमें कार्रवाई। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने पिथौरागढ़ जिला कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण में विभिन्न अनुभागों के राजस्व अभिलेखों की गहनता से जांच की गई। कुमाऊं आयुक्त ने मौजूदा व्यवस्थाओं पर संतोष जाहिर किया। कमिश्नर ने जिला कार्यालय की स्थिति और नक्शे की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी और एसडीएम सभी मौजूद रहे। निरीक्षण के बाद कमिश्नर पहली मंजिल पुस्तकालय कार्यक्रम में भी शामिल हुए और पुस्तक दान कार्यक्रम में सिविल सर्विसेज, एनडीए, सीडीएस, कैट जैसी प्रतियोगी परीक्षा की पुस्तकें युवाओं को बांटी। रिकॉर्ड रूम को देखा, यहाँ पे पुराने बस्ते खुलवा के देखे अलग अलग गांवों के, उसमें जो पुराने सेटलमेंट के दस्तावेज हैं वो देखे और उसको जो मेंटेन करने का तरीका है उसको देखा, जो कि काफ़ी अच्छा है। और इनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी अपडेटेड हैं। जो तहसीलों में दाखिल होते हैं, एसडीएम कोर्ट्स में निर्णय होते हैं, उनका भी जो संकलन होता है वो भी उचित तरीके से रखा गया है। उसके बाद मैंने अन्य पटल यहाँ पे देखे, जैसे माइनिंग का पटल देखा है, आर्म्स को देखा है और आबकारी का पटल देखा है। इन सब पे भी जो सूचनाएं थी वो ठीक रखी हुई मिली। नाजरात का भी मैंने इंस्पेक्शन किया और नाजरात में भी बहुत अच्छे तरीके से रखरखाव डॉक्यूमेंट्स का है। जिस भी तरह के हमारे रिसोर्सेज जनपद में हो, फिजिकल रिसोर्सेज हो सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स हो सकते हैं, उनका संकलन हम एक जगह करके रखें ताकि कभी कोई आपदा हो तो एक साथ हमें मिल जाए, सूचना के लिए हमें भटकना ना पड़े। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। नैनीताल जिले में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज कोटाबाग ग्राउंड में इसका आयोजन हुआ। कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत और जिला पंचायत अध्यक्ष ने मेले का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य मेले में स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। मेले में स्वास्थ्य विभाग ने दर्जनों स्वास्थ्य संबंधी कैंप लगाए, जहां लोगों की काफी भीड़ नजर आई। सरकार द्वारा हर विकास खंड पे स्वास्थ्य शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें निःशुल्क जन जन तक लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सेवाएं दी जा रही हैं। चाहे इसमें ब्लड डोनेट का है और शुगर नापने का है और आयुष्मान कार्ड है, ताकि हमारा भारत आयुष्मान कार्ड से लोगों को लाभ मिले। देश के अंदर हर विधानसभा के एक विकास खंड पर स्वास्थ्य मेला लगाया जा रहा है और आज कोटाबाग में कालाढूंगी विधानसभा का मेला लग रहा है। काफी बड़ी मात्रा में लोग आए हैं, सभी अधिकारी आए हैं स्वास्थ्य संबंधी, और उसके स्टॉल लगाए हुए हैं और वो जो भी जांच कराना चाहें, जो भी दवाई हो, डॉक्टर यहाँ पर उपलब्ध हैं, सबको सुविधा मिले, इसके लिए प्रयास किया गया है। सरकार की बहुत अच्छी पहल है।
उधम सिंह नगर के नानकमत्ता विधानसभा क्षेत्र से अनूठा मामला सामने आया है, जहां ग्रामीण इलाकों में रोड नहीं होने पर युवकों की शादी नहीं हो पा रही है। गांव में 120 से ज्यादा फौजी हैं। यहां नौकरी होने के बावजूद खस्ता हालत सड़क देखकर रिश्तों की डोर टूट जाती है। कई बार ग्रामीणों ने सड़क निर्माण के लिए जनप्रतिनिधियों और उच्चाधिकारियों को अवगत कराया। सीएम और पीएम पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई। खस्ता हाल रोड को 18 साल से अधिक हो चुके हैं। 10 साल तक स्थानीय विधायक रह चुके हैं। बावजूद इसके अभी तक किसी भी अधिकारी ने टूटी सड़क बनाने को लेकर कोई कदम नहीं उठाया। हमारे विधायक जी ने कहा कि हम रोड बनाते रहेंगे, बनाएंगे, अब बनाएंगे तब बनाएंगे। सरकार की शाखाएं जो रोड बनाती है उनके पास इतना टाइम नहीं है कि हमारी इस रोड का मरम्मत तक का काम कर पाए। हमारी छोटी रोड से लेकर बड़ी रोड का हाल यही है। आपको आधा घंटा लग जाएगा ये आधा किलोमीटर रोड निकलने में। यहाँ की रोड की अगर हम स्थिति देखें तो बहुत ही दयनीय है। एक 1.5 फीट की इस रोड में गड्ढे हो चुके हैं। इसमें चलना बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई है। करीबन 15 से 18 साल हो चुके हैं इस रोड को लगभग बने हुए। इसमें ना कोई रिपेयर का काम हुआ है। और जो हमारे विधायक जी थे पहले 10 साल का कार्यकाल करके अपना उन्हें 10 साल का कार्यकाल किया। उसके 10 साल के अंदर हम उनके पास जाते रहे कि हमारी रोड को कुछ सुनवाई कीजिए, लेकिन उन्होंने कहा अनसुना किया। इसके आगे कोई कार्रवाई नहीं करी उनने। ये रोड वैसी की वैसी ही पड़ी है। पिछले 15, 20, 18 साल से प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली इस रोड की। ये है कि अब पीएमजीएसवाई की रोड है, ये पीएमजीएसवाई की है तो बट किसी जनप्रतिनिधि को तो आगे आना पड़ेगा ना, उसको बताना पड़ेगा पीएमजीएसवाई को। अब किसी को बोलो तो बोलते हैं हमारे अंडर आती नहीं, ये पीएमजीएसवाई की है। तो कोई ना कोई तो होगा इसका रखवाला। इसलिए हमारा अनुरोध है सरकार से, जनप्रतिनिधि से, प्लीज इस गांव रोड की थोड़ा सुध लीजिए, गांव की सुध लीजिए। चमोली जिले के दसौली ब्लॉक में सड़कें पूरी तरह से टूट चुकी हैं। वाहन चालकों को अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ रहा है। खैनोरी प्रधान और क्षेत्र के लोगों ने कई बार अनशन किया और प्रशासन पीएमजीएसवाई विभाग को अवगत कराया गया। बावजूद इसके समस्या जस की तस बनी हुई है। 2013 से सड़कें टूटी हुई हैं। मामले में पीएमजीएसवाई के अधिकारी ने बताया कि एक कमेटी बना दी गई। सीडीओ चमोली और एडीएम चमोली ने भी यहां का निरीक्षण किया और डीपीआर शासन को रिपोर्ट भेज दी है। ये जो रोड है इसमें स्टार्टिंग का जो पूरा पार्ट है तो वो दैवीय आपदा से बहुत डैमेज है। तो जिसके संबंध में जो है बहुत शिकायतें हमको भी मिली थी और डीएम साहब के भी संज्ञान में थी। फिर जो है उन्होंने एडीएम साहब को और हमको जो है एक कंबाइंड कमेटी बना के उन्होंने भेजा था साइड पे। देन उसमें उसकी भी रिपोर्ट है। फिर उनके आधार पे हमने पूरा एक एस्टिमेट भेजा हुआ है। उसमें पूरी रोड का रिलेइंग होना है उसमें, और वो जो है 3 करोड़ के लगभग का है। तो अभी वो शासन स्तर पर है। तो जैसे ही वो सैंक्शन होता है तो उसके बाद उसमें हमारा जो है दोबारा काम हो जाएगा शुरू। नैनीताल के हल्द्वानी शमशान घाट और बरसाती नहर में कई लोगों की अस्थियां लावारिस पड़ी हुई हैं, जिन्हें कोई प्रवाहित करने वाला नहीं मिल रहा है। वैसे तो काफी दिन बीत जाने के बाद शमशान घाट समिति के पदाधिकारी इन्हें प्रवाहित कर देते हैं, लेकिन वर्तमान में कई महीनों तक इन अस्थि कलश का विसर्जन नहीं हुआ। दूसरी ओर शहर के हीरानगर में पितरों का तर्पण किया जाता है। कुमाऊं में 12 दिन के क्रियाक्रम की अनूठी प्रक्रिया आज भी प्रचलित है, जिसमें वर्तमान में शहरीकरण के चलते कई दिक्कतें आने लगी हैं। जिसके बाद कुछ जागरूक लोगों ने क्रियाशाला सेवा समिति बनाई। समिति ने एक भवन तैयार किया जहां अभी तक 5000 से अधिक लोग अपने पितरों का तर्पण कर चुके हैं। एक साल के अंतराल में हम जो भी देखते हैं, जो पिछले अस्थि कलश कुछ लोग ले जा चुके होते हैं, कुछ लोगों का रह जाता है। जो रह जाता है, एक साल में हमारी मीटिंग होती है। उसके बाद हम पूरी विधि विधान से शिला घाट में उसका विसर्जित कर देते हैं। कादामा काल के जो अस्थि कलश थे, जो हमारे घाट पे जिनका संस्कार हुआ, उसमें जो लोग ले गए वो तो चले गए, और जो रह गए उनको फिर निस्तांतरण करने के लिए चित्रशिला घाट पर विधि विधान से कर दिया गया। आज की तारीख में कोरोना काल का कोई अस्थि कलश बैलेंस है। जो भी लावारिस दास हैं, कोई भी अज्ञात सब, उनका निस्तारण करने के लिए हर 6 महीने में या साल भर में हमारी मीटिंग होती है। तब हम उन अस्थि कलशों को चित्रशिला घाट पर विसर्जित करते हैं। तो इस क्रियाशाला के संबंध में 19 वर्ष लगभग हो गए हैं इसको सेवा करते करते। यहाँ पर जितने भी दिगंबत लोग जो होते हैं अपना शरीर छोड़ देते हैं, उनके जिनके घरों में इस तरह का अनुष्ठान करने का स्थान नहीं हो पाता है, घर 2 मंजिले 3 मंजिले हैं, अन्य स्थान भी नहीं है, तो पहले लोग यहाँ पर एक
एक पेड़ के नीचे करा करते थे यहाँ पर, और धीरे धीरे फिर टिन शेड में आया। टिन शेड से आज हम ये विस्तार हुआ है। तो इस कार्य को लगभग 19 बस पूरे हो गए हैं। फलस्वरूप हमको इन जो यहाँ पर आते हैं उन लोगों द्वारा कुछ कोई दान दिया जाता है, कोई कुछ भी दान दे सकता है, ऐसा कोई उसमें डिमांड नहीं होती है हम लोगों की तरफ से। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष देहरादून 24 अप्रैल को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्रियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। प्रदेश में लगातार दूसरी बार बीजेपी सरकार बनने के बाद यह पहला मौका है जब बीएल संतोष बैठक करेंगे। इस बैठक का मुख्य एजेंडा सरकार के 100 दिन के कार्यकाल का रोड मैप तैयार करना है। वहीं 100 दिन पूरा होने तक किस तरह कार्य किए जाने हैं, इसे लेकर भी बैठक में मुख्य तौर पर चर्चा होगी। इसके अलावा बैठक में 23 हारी हुई विधानसभा सीटों पर भी चर्चा की जाएगी और हार की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा चुनाव के दौरान भितरघात की जो शिकायतें मिली थी उन पर भी चर्चा होगी। तो देहरादून से बड़ी खबर है, 24 अप्रैल को बीएल संतोष एक अहम बैठक लेंगे और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कैलाश जोशी जुड़ गए हैं। कैलाश जी, आपसे जानना चाहेंगे 24 तारीख को एक अहम बैठक होनी है, क्या जानकारी है, विस्तार से बताइए। बिल्कुल दिव्यांश, भाजपा के जो भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं बीएल संतोष, वो आज देर शाम लगभग 7 बजे देहरादून में पहुंचेंगे। उसके बाद जो है कल देहरादून में बीएल संतोष एक महत्वपूर्ण बैठक लेंगे जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष खुद मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री और सभी कैबिनेट मंत्री इसमें मौजूद रहेंगे और इसमें सरकार के 100 दिन के रोडमैप को लेकर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही अगर बात करें कि जो भाजपा ने 70 में से जो 23 सीटों पर हार की थी, उस हारी हुई सीटों पर भी चर्चा यहाँ पर बीएल संतोष करेंगे। और चुनाव के बाद जो है ये राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष का पहला दौरा उत्तराखंड का है और सबसे बड़ी चीज ये है कि चुनाव खत्म होने के बाद जब सरकार में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आई है, उसके बाद ये पहला मौका है जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं और तमाम जो ये 23 सीटें हैं जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने गंवाई थी, जो हारी थी, उनको लेकर बड़ी चर्चा यहाँ पर होगी, उनके कारण ढूंढे जाएंगे और साथ में जिन लोगों ने इन सीटों पर भितरघात किया था उन लोगों के खिलाफ भी यहाँ पर कोई कार्रवाई हो सकती है। साथ ही अगर हम बात करें कि जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी, चुनाव हारने के बाद जब मुख्यमंत्री पुष्कर धामी दोबारा से मुख्यमंत्री बने थे, उनके चुनाव को लेकर भी यहाँ पर चर्चा हो सकती है और साथ ही जो 100 दिन का कार्यकाल है मुख्यमंत्री का, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री को लगभग 1 महीना हो चुका है और अब जो आगे 100 दिन पूरे होंगे, जो 100 दिन का कार्यकाल होगा, उसके रोड मैप उसकी तैयारी होगी, उस पर भी यहाँ पर जो है जो बीएल संतोष हैं वो इस पर भी बैठक करेंगे। कैलाश जी, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बद्रीनाथ धाम में बद्री विशाल का तिल के तेल से अभिषेक करने की सदियों पुरानी परंपरा है। तेल निकालने के बाद भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सोयाल, मुरलीधर डंगवाल समेत कई लोग मौजूद रहे। टिहरी के राजमहल में तिलों से तेल निकाला गया। महारानी की अगुवाई में राज परिवार और नगर की 60 से अधिक सुहागिन महिलाओं ने इस काम को किया। आपको बता दें कि यहाँ प्राचीन काल से ही तेलों का तेल निकालने की तिथि से भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुलने की शुरुआत मानी जाती है। पूजा अर्चना और भोग के बाद तिलों के तेल को चांदी के कलश गाड़ू घड़ा में रखा जाता है। विशाल की कृपा से ये सारे काम संपन्न होते हैं। उनकी कृपा रहती तो एकदम से तेल निकल आता है बद्री विशाल के, और इसके प्रति हम सबकी बहुत श्रद्धा है। कम से कम नरेंद्र नगर वासियों की विशेष रूप से श्रद्धा है कि हमारे बोलांदा बद्री यहाँ निवास करते हैं इस नरेंद्र नगर में, और उनकी छत्र छाया में ये नरेंद्र नगर फल रहा फूल रहा। आपने देखा तेल निकल रहा है, सब मेरे टीम यहाँ बैठे हैं धूप में, ये कुछ फूट रहा है, एक सिलबट्टा में हो रहा है, फिर हमारा हाथ से तेल, मेन चीज़ हाथ से तेल निकलती है तो उसका बहुत टाइम लगता है, पर इस टाइम भोलेनाथ की बड़ी अच्छी कृपा निकल रहा है और इनके बगैर तो हम कुछ कर नहीं सकते। जितना चल सकता हम चलाएंगे, जब तक मैं जिंदा हूँ चलना चाहिए। उसके बाद मेरे पास 2 लड़कियाँ हैं, मैंने उनको बोला बड़ी और छोटी को, मेरे बाद आप लोग को करना है और बाकी सब भगवान की मर्जी। परंपरा है ये, अनादिकाल से चली आ रही है। ये जो हमारे जगतगुरु शंकराचार्य महाराज हुए हैं, उन्होंने इस परंपरा को राज परिवार को दिया है और तब से राज परिवार इस परंपरा का निर्वाह करते हुए
आ रहा है। राज परिवार की जो प्रथम महिलाएं हैं वो अपने हाथों से सबसे पहले तिल को भून करके फिर उसको कूट करके उससे तिल से तेल निकाल करके फिर इस तेल को पकाया जाता है। इसमें अनेक प्रकार की जो औषधियाँ हैं उनको डाला जाता है और संध्या के समय 7:30 बजे यहाँ पर बद्रीनाथ भगवान का विशेष पूजन होगा। 1000 बच्चों के द्वारा भगवान की आरती होगी और उसके बाद में महाराज साहब के द्वारा जो गाढ़ू तेल का जो कलश है इसकी पूजा के पश्चात डिमरी समाज को ये अर्पण किया जाता है। 4 धाम यात्रा प्रारंभ होने वाली है, जल्दी जो कपाट खुलने वाले हैं वो निर्विघ्न संपन्न हो, ऐसी हम भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करते हैं। और जो भी यात्री इसमें भाग लेने वाले हैं उनको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्तराखंड के इन 4 धाम यात्रा के पड़ाव में रहने वाले सभी व्यापारी और सभी से मेरा अनुरोध है कि वो यात्रियों से इस तरह का आचरण करें ताकि उत्तराखंड राज्य की मान सम्मान बढ़े। उत्तराखंड और इस 4 धाम यात्रा पर लोग लगातार ज्यादा मात्रा में लोग यहाँ पर आए, यहाँ के लोगों के व्यवहार से लोग संतुष्ट हों। कोरोना काल के दौरान सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले 2186 आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं 31 मार्च को समाप्त कर दी गई हैं, जिसके बाद से ही पीआरडी और उपनल के आउटसोर्सिंग कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं और अपनी सेवाएं बहाल करने की मांग कर रहे हैं। अब स्वास्थ्य कर्मियों ने देहरादून में सचिवालय कूच किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें सचिवालय से पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। रोके जाने से आक्रोशित प्रदर्शनकारी सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर उन्हें खाली पदों पर नियुक्ति का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक इसे लेकर कोई आदेश जारी नहीं हुआ। मेन मांग हमारे नियमितीकरण की। हम लोग 28 तारीख से धरने पे बैठे हैं, लेकिन कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। खाली हमें आश्वासन दे देते हैं कि 4 तारीख को होगा, 8 तारीख को होगा, 12 तारीख को होगा, फिर बोला 18 तारीख को होगा, 18 तारीख हाँ, फिर बोला कैबिनेट की बैठक में होगा, लेकिन कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा है आश्वासन के अलावा। ठीक है, इसीलिए आज यहाँ पर 13 जिले हमारे उत्तराखंड में 13 जिलों के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं सचिवालय के कूच करने के लिए। देख सकते हैं ये जो पीपी किट पहन रखी है ना, इस पीपी किट में अगर कोई साधारण मनुष्य खड़ा हो जाए, कोई भी हो वो नॉर्मल, तो आप 2 घंटे क्या 1 घंटा भी नहीं खड़े हो सकते। और हमने इसमें सुबह से लेकर शाम तक काम कराया। 1.5 साल से कोविड आईसीयू में कार्यरत था। जैसे आपने पूछा कि क्या आश्वासन मिला है, सर ऐसे लेटर तो उन्होंने बार बार हम भी गए थे खुद स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलने, और हर कोई उन्होंने आश्वासन दिया, हर कोई अधिकारी यही कह रहा है, लेकिन अभी तक 0 लेवल का काम हुआ है। अभी तक हमें जो आश्वासन नहीं मिला हुआ है उसके बावजूद कुछ भी नहीं हुआ। अगर कुछ आश्वासन के बाद अगर कुछ हमें पॉजिटिव वे में कुछ संदेश मिलता तो क्या आज हम यहाँ सचिवालय कूच करते। टिहरी गढ़वाल की हेवल नदी को पर्यटन से जोड़ने के लिए चिल्ड्रन वाटर पार्क बनाया जा रहा है। मनरेगा के तहत करीब 7 लाख रुपए की लागत से इसका निर्माण होगा। पार्क में छोटी बोटिंग होगी। आसपास के क्षेत्र में ट्री हाउस, रॉक क्लाइंबिंग और ट्रैकिंग रूट बनाया जाएगा। चंबा जिले के खंड विकास अधिकारी ने कहा कि नागणी क्षेत्र में एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। इसे डेवलप करने की पूरी योजना है। ट्रेनिंग में हमारे 3 विभाग यहाँ पे कार्य कर 3 चीज़ों से कार्य हो रहा है, मनरेगा से और कृषि विभाग से, पर्यटक विभाग से। तो यहाँ पे ये है कि भविष्य में उसमें सिंचाई पर्पज से भी उसका उपयोग किया जा सकता है और एक मिनी झील के रूप में उसको वहाँ पे विकसित किया जा रहा है। और वहाँ पे एक पार्किंग होगी, वो वहाँ पे पर्यटक विभाग के द्वारा बेंच लगेंगे और वहाँ पे थोड़ा सा ग्राउंड भी जो है बच्चों की खेल के लिए होगा और उसमें बहुत आगे बहुत अच्छा काम हो जाएगा। उसमें गेट बनेंगे और ग्राम पंचायत के अधीन जाकर जो है उसमें एक टिकट सिस्टम भी वहाँ पे बनाने का विचार है और कार्य उस पर चल रहा है। पर्यटक विभाग द्वारा भी उसमें कार्य होना विशेष है, बेंच लगने हैं और नौकाएं आएंगी, एक मिनी झील के रूप में उसका प्रयोग किया जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।